आज पढ़ा रहे हैं अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरा 11th का है ना। अध्याय दूसरा में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास अध्याय दूसरा 11th का है। इसमें हेडिंग है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण अब एग्जाम में आएगा। पुनर्जागरण से क्या समझते हैं अथवा पुनर्जागरण का क्या अर्थ है अथवा पुनर्जागरण की कोई परिभाषा लिखे। आंसर क्या होगा आपको ध्यान देना है, एक होगा। पुनर्जागरण यानी फिर से जागना। इसका अर्थ समझिए। ये 11th का है, प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर का अध्याय दूसरा का है ना। पुनर्जागरण है ना। शाब्दिक रूप से पुनर्जागरण का अर्थ भाषा के शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बेनिसाइंसियस अथवा पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। यानी शाब्दिक अर्थ में पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। शाब्दिक अर्थ में पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना, पुनः जागना। जब कोई समाज, ध्यान देखिए, व्यवहारिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि, ठेठ भाषा में समझिए, व्यवहारिक रूप में हम यह कह सकते हैं कि कोई भी समाज अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है। अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है अथवा लोग विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को स्पष्ट करने लगते हैं, अपने विचार को, मंतव्य को स्पष्ट करने लगते हैं, तो इसे पुनर्जागरण कहा जा सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं, है ना। तब इसे क्या कहते हैं हम? पुनर्जागरण कहते हैं, है ना। देखिए आप जानेंगे पुनर्जागरण किसे कहते हैं। फिर देखिए पुनर्जागरण है ना, यानी शाब्दिक अर्थ में पुनर्जागरण का अर्थ ये फ्रेंच भाषा के शब्द बेनिसाइंसियस अथवा पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। शाब्दिक अर्थ में है पुनर्जागरण का अर्थ फिर से जागना, है ना। व्यवहारिक रूप में हम यह कह सकते हैं कि कोई समाज अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगता है अथवा लोग विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को प्रकट करने लगते हैं, तो इसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। अपने विचार को प्रकट करने लगते हैं, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने लगते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? पुनः जागना। ये पुनर्जागरण कहते हैं, खोया हुआ चीज को प्राप्त करना। समझ रहे हैं, है ना। अब देखिए आगे, यूरोप में पुनर्जागरण का काल 15वीं शताब्दी में इटली से शुरू हुआ। कहां से हुआ शुरू? इटली से शुरू हुआ। इटली से, है ना। इटली से हुआ शुरू यूरोप में, है ना। इस समय विभिन्न आक्रमणों और युद्धों के कारण यूरोप में जब राजनीतिक अस्थिरता बहुत बढ़ गई थी, यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता क्या हुई थी? बहुत बढ़ गई थी, है ना। लैटिन और फ्रेंच साहित्य का भी एक बड़ा हिस्सा इटली में पहुंच गया था। फलस्वरूप इटली में धर्म, विज्ञान, दर्शन और कला पर विद्वानों ने नए दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर दिया था। नए दृष्टिकोण से क्या किया? विचार करना शुरू कर दिया था, है ना। देखिएगा, शुरू कर दिया था। इटली में धर्म, विज्ञान, दर्शन और कला पर विद्वानों ने नए दृष्टिकोण से विचार करना शुरू कर दिया। इसके प्रभाव में एक मानवतावादी और वैज्ञानिक चिंतन को
प्रोत्साहन मिल गया। चिंतन को, साइंटिस्ट वैज्ञानिक चिंतन को क्या मिला? प्रोत्साहन मिला, है ना, मदद मिला। धार्मिक अंधविश्वास का विरोध होना शुरू हो गया। प्रत्येक समाज पर इसके प्रभाव से जर्मनी के विद्वानों ने भी चर्च में फैली बुराइयों और पादरियों के दुर्व्यवहार के बारे में आवाज उठाना शुरू कर दिया था। गलत के बारे में आवाज उठाना शुरू हो गया। और वान हटन ने यहां तक घोषणा कर दी कि पोप ईसा मसीह का सबसे बड़ा शत्रु है। पोप ईसा मसीह का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। अब 16वीं शताब्दी के शुरू में मार्टिन लूथर का नाम सुने होंगे। मार्टिन लूथर द्वारा लिखी गई पुस्तक न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद प्रकाशित हुआ, है ना। इसमें लोगों को ईसा के वास्तविक उपदेशों को समझने का अवसर मिला तथा इटली की तरह यूरोप में भी मानवतावादी और तात्विक विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा। इटली और जर्मनी के बाद फ्रांस तथा इंग्लैंड में भी तरह तरह से राजा के निरंकुश अधिकारों का विरोध होने के साथ साथ ही व्यक्तिक स्वतंत्रता और मानवतावादी अधिकार का महत्व बढ़ने लगा। और तत्कालीन राज्य व्यवस्था सिस्टम का विरोध करने के लिए थॉमस मूरे यूटोपिया अर्थात कल्पनावाद के नाम से एक पुस्तक लिखी गई, जिसने लोगों को अपने मानवीय अधिकारों को पाने की प्रेरणा दी। अपने मानवीय अधिकारों को पाने की क्या दी? प्रेरणा दी। इसके लिए राज्य द्वारा थॉमस मूरे को मृत्यु दंड दे दिया गया। क्या दिया गया? मृत्यु दंड दे दिया गया उसको। और इंग्लैंड की खोई हुई जनता को जगाने में मूरे के विचारों से बड़ा योगदान मिला। धीरे धीरे पुनर्जागरण का प्रभाव स्पेन, डेनमार्क और स्वीडन में भी स्पष्ट हो गया। सभी जगह स्पष्ट हो गया इसका प्रभाव। पर आप जानेंगे, इस प्रकार यूरोप में जब पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वहां धर्मनिरपेक्षता, मानवतावादी और तार्किक विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा। तार्किक विचारों के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक खोजने का भी प्रोत्साहन हमें प्राप्त हुआ, है ना। जॉन लॉक और रूसो, ह्यूम और कॉम्टे जैसे विद्वानों ने प्राकृतिक नियमों के समान ही सामाजिक नियमों का भी विवेचना करना शुरू कर दी। इस प्रकार पुनर्जागरण यूरोप में विचारों की क्रांति का आधार बन गया। क्या बन गया? यूरोप में क्रांति का आधार बन गया। आधार समझते हैं? क्रांति का एक जड़ बन गया। क्रांति का एक जड़ बन गया। देखिए, कोई भी चीज को समझिए आप, क्रांति का जड़ बन गया। कोई भी चीज, दबा हुआ चीज के लिए आवाज उठाना, शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए एक आवाज उठाना, अच्छा वर्क करना, अच्छा काम करना, खोई शक्ति को प्राप्त करना एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रखता है। इसको लिखना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ पुनः जागना, चाहे अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करना, चाहे शोषण के विरुद्ध अधिकार को आवाज उठाना, यही अर्थ है। आपको लिखना है साफ साफ। इस प्रकार हम कह सकते हैं पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ फिर से जागना होता है। ठेठ भाषा हम बचा रहे हैं। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? फिर से जागना, चाहे अपनी शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति खोई हुई ताकत को पुनः उजागर करना और प्राप्त करना, यही पुनर्जागरण का अर्थ है। बस आज इतना ही।